उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे पसमानदा समाज के संगठनों द्वारा अगड़ों पिछड़ों की राजनीति से किसको हो रहा है फायदा। इस पर आज हमारे संवाददाता ने शहर के जाने माने बुद्धिजीवी एडवोकेट काजी जुबैर से खास बातचीत की। बातचीत के दौरान अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर एडवोकेट काजी जुबैर ने हमारे संवाददाता के सवालों का जवाब देते हुए कहा। बरेली से खोजी कैमरा के लिए मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मुझे काजी जुबैर अहमद एडवोकेट कहते हैं। थोड़ी बहुत समाज सेवा करता हूँ, वक्त मिलने पे थोड़ी बहुत राजनीति में दिलचस्पी रखता हूँ। 2022 को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में दानिश आज़ाद अंसारी को पसमानदा कोटे से मंत्री बनाया और उसके बाद तेलंगाना में एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार सरकार जो है मुस्लिम पसमानदा समाज पर ध्यान देगी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब बात मुस्लिम फ़िरक़े की आती है तो मुस्लिम समाज में कोई पसमानदा नहीं है। कुरान और हदीस की रोशनी में अगर हम जाएं तो वहाँ पे सबको बराबर का दर्जा दिया गया है। और इसी संबंध में किसी शायर ने कहा कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो हमारा जो धार्मिक दृष्टिकोण है उसके हिसाब से हमारे यहाँ ना कोई सवर्ण है, ना कोई पसमानदा है, ना कोई अगड़ा है, ना कोई पिछड़ा है। और मैं अपनी बात की वजाहत इससे करता चलूँ कि हमारे यहाँ मस्जिदों में जो इमाम होते हैं, जो नमाज़ पढ़ाने का काम करते हैं, सबसे ज़्यादा सम्मानजनक पद धार्मिक दृष्टि से उन्हीं लोगों का होता है। उनमें लगभग 80% इमाम जो हैं वो पसमानदा समाज से ही आते हैं, जिनके पीछे शेख, सैयद, मुग़ल, पठान सारे लोग जो हैं वो अपनी नमाज अदा करते हैं बिला इस तफरीक के कि इस इमाम की बिरादरी कौन सी है, ये कौन से समाज से आता है। आप जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा समाज का, मुस्लिम पसमानदा समाज का जिक्र किया है, उसके बाद से पसमानदा समाज के संगठनों की बाढ़ सी आ गई है। इसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, सियासी पार्टियां अपने एजेंडे तय करती हैं और उन एजेंडों के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं, उन एजेंडों के हिसाब से ही अपने कदम उठाते हैं और किसी न किसी सियासी मकसद के हुसूल के लिए पसमानदा समाज की बात सामने लाई गई होगी। मेरा जहाँ तक नज़रिया है वो ये है कि मैं नहीं मानता कि मुसलमानों में कोई पसमानदा है। हमारे यहाँ शादी ब्याह एक दूसरे के यहाँ होते हैं। सवर्ण समाज की बेटी पसमानदा समाज में जाती है और पसमानदा समाज की बेटी सवर्ण समाज के यहाँ आती है। इसी तरह अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद से जिसे हम सवर्ण समाज मुसलमानों का कह रहे हैं वो लगातार पीछे जा रहा है। और ये खुशी की बात है कि पसमानदा समाज जिसे कहा जा रहा है वो बराबर तरक्की कर रहा है। आप सरकारी एग्ज़ाम्स की लिस्टें उठा के देख लीजिए, आप नीट, IIT और जो बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं उनकी लिस्टें और उनके रिज़ल्ट उठा के देखिए, उससे आपको पता लगेगा कि इन सर्विसेज में पास होने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद पसमानदा समाज के बच्चों की ही होती है। तो जब एक तरफ बड़ी पोस्टें हासिल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, अच्छे पोस्टों के ऊपर नियुक्ति हो रही है, तो हम उन्हें कैसे पसमानदा कह सकते हैं? साहब, पसमानदा समाज का एक नारा है कि शेख, सैयद, मुग़ल, पठान, कुर्सी छोड़ो भाईजान। तो इस पर क्या आपका नज़रिया है? ये उस नारे की नकल है जो बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत में मायावती ने दिया था। बहरहाल विवादित नारा था, मैं उसको अपनी ज़बान से नहीं अदा करना चाहता। सेम ये उसी तरह की नकल है। हमारे यहाँ जब तक मुस्लिम समाज का ताल्लुक़ है तो मुस्लिम समाज में
जो शेख सैयद मुग़ल पठान जिसे सवर्ण क्लास कहा जाता है, उन पे कुर्सियाँ हैं ही नहीं, तो छोड़ें क्या। माननीय APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति हुए, जो मछुआरा समाज से आते थे, पसमानदा थे। जनाब हामिद अंसारी साहब भारत के उपराष्ट्रपति हुए, पसमानदा समाज से आते थे। इसी तरह से कांग्रेस के दौर में जनाब ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब केंद्रीय उद्योग मंत्री रहा करते थे, पसमानदा समाज का प्रतिनिधित्व करते थे। तो मेरा जहाँ तक कहना है और मानना है कि हमारे यहाँ कोई पसमानदा नहीं है, और मुस्लिम समाज का जो प्रतिनिधित्व है वो 90% पसमानदा समाज के हाथों में ही है, और हमें इस बात की खुशी है, कोई रंज नहीं है इस बात का। आखिरी सवाल है, इस तरीके की पिछले 20 साल से एक कोशिश ये हो रही है कि मुसलमानों को अगड़े और पिछड़े के खानों में बांट दिया जाए, तो इनके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो इस तरह के काम करवा रही हैं मुसलमानों से? मैं आपकी बात को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ये कोशिशें सिर्फ मुसलमानों को बांटने के लिए नहीं हो रही हैं, बल्कि इन्हीं कोशिशों के तहत हिंदू समाज को भी अगड़े और पिछड़े में बांटा गया, सवर्ण और दलित में बांटा गया, और अपने सियासी मकसद को हासिल करने के लिए इस तरह की कोशिशें सियासी लोगों के, सियासी पार्टियों के ज़रिए की जा रही हैं, जो कि देश के लिए नुकसानदेह हैं, समाज के लिए नुकसानदेह हैं। और ये उन लोगों का एजेंडा है जो बांटो और राज करो की नीतियों में विश्वास रखते हैं, भाई से भाई को बांटते हैं, पड़ोसी से पड़ोसी को बांटते हैं। गरज के हर हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से बांटने का काम अपने सियासी स्वार्थ को पूरा करने के लिए ये ताकतें कर रही हैं, जो कि देश हित में मुनासिब नहीं।